रुक जा रागिनी, रुक जा, बोल रही हूँ रुक जा, वरना बहुत पीटेगी। क्यों मैडम, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कुछ ही देर के बाद कनिका ने रागिनी को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थी और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था। इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। कनिका बहुत पैसे वाले घर से थी। उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियां थी, जबकि रागिनी के पिता एक मामूली किसान थे। पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से रागिनी को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो भी कनिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में क्या हुआ मैडम, किस सोच में डूबी है? अरे तू आ गई, पर इतनी लेट कहाँ बिजी थी? अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल, फिर कोई बात नहीं, कुछ जरूरी बात बतानी है तुझे। हाँ तो बताना। यार वो लोग कल घर आए थे। कौन? अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था। अरे वाह, तो जल्दी बताना, लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? डॉक्टर है, वो दो भाई हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? रागिनी की बात सुनकर कनिका मुस्कुरा दी और कनिका की इस मुस्कान को देखकर रागिनी फौरन समझ गई कि उसे सूरज पसंद है। कनिका ने रागिनी को सूरज की फोटो दिखाई, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, अरे वाह यार, सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट है। और ये शायद उनके छोटे भाई होंगे, है ना? हाँ, राहुल नाम है इनका। बढ़िया है। अब सच यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या? तू कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान? रागिनी और कनिका दोनों ही बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक रागिनी के पिता के खेत के बगल से बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया। कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई। ये मंजर देखकर रागिनी के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। रागिनी के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी। रागिनी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त कनिका ही थी। रो मत रागिनी, मैं हूँ ना तेरे साथ। खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी? सब खत्म हो गया बहन, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत बोल, जो मेरा है वो तेरा भी है। तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है। चल, अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। तू मेरी चिंता मत कर, मैं कैसे भी रह लूंगी। बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन। कनिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार रागिनी कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और न ही उससे कोई मदद लेगी, लेकिन उसे भी हर हाल में रागिनी की मदद करनी थी। तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति सूरज से बात की। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। हाँ तो जल्दी बताओ ना। तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है, मतलब किसी का एहसान नहीं लेती। पर नौकरी तो कर सकती है ना? क्या मतलब? तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे। कनिका को सूरज ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन कनिका ने रागिनी से इस बारे में बात की। पहले तो रागिनी ने इनकार कर दिया, लेकिन कनिका के बार बार कहने पर वो मान गई। कनिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की, तो उन्हें भी रागिनी को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी,
क्योंकि वो भी रागिनी को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी रागिनी को अपनी बेटी जैसा ही समझते थे। तो इस तरह रागिनी अब कनिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और रागिनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। इसके साथ ही रागिनी अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी। अपनी शादी की तैयारी का हवाला देकर कनिका ने किसी तरह रागिनी को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया। फिर एक दिन, अरे कनिका। हाँ जी पापा। बेटा, ये रागिनी तो सच में बहुत होशियार है। पता है, जिस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था, रागिनी के आते ही न कि सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं, बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था। वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। जितनी समझदार और मेहनती है, उतनी ही संस्कारी भी है। लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ। सच में अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं रागिनी को अपने घर की बहू बना लेता। अपने पिता की इस बात पर रागिनी मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद रागिनी बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक दिन, ओए रागिनी की बच्ची, हाँ बोलना, तो मैनेजर क्या बन गई? बड़े नखरे हो गए तेरे। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में ही उलझी रहती है। मेरा लहंगा, पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक। अच्छा बाबा, मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब कुछ फाइनल कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? पापा से मैंने बात कर ली है, तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है। चल अब जल्दी से मेरे साथ चल। ऐसे ही कनिका की शादी का दिन भी आ गया। गहनों से सजी कनिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कनिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्चा किया था। शादी की तैयारियां पूरी थी और दूसरी तरफ गब्बर डाकू भी तैयार था। गब्बर डाकू और उसकी गैंग के नाम से सब डरते थे। सारे लोग सुनो, चलो चुपचाप से हाथ ऊपर करें और कोई होशियारी नहीं है। ए ढक्कन, जाबे दुल्हन के सारे गहने ले आ। गब्बर और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था। गब्बर के साथियों ने कनिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन कनिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी गब्बर ने बंदूक कनिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला, ए लड़की रुक जा, वरना गोली मार दूंगा, समझी? गब्बर ने सिर्फ धमकी नहीं दी, गहने हाथ से निकलते देख गब्बर ने कनिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी। लेकिन तभी ऐन मौके पर रागिनी गोली और कनिका के बीच में आ गई। गोली लगते ही रागिनी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही गब्बर डाकू और उसकी गैंग वहाँ से भाग खड़ी हुई। कनिका तो बच गई, लेकिन अब रागिनी की हालत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। ये तूने क्या किया पगली? तू ठीक है ना कनिका? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बीच में क्यों आई? तो मेरी बहन है कनिका, मैं तुझे कुछ कैसे होने देती। उसके बाद कनिका का पति सूरज वहाँ आया। क्यों साली साहिबा, कैसी है? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए। थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, इससे बोलिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं, इसने किया है। इतना बोलकर सूरज ने अपने छोटे भाई राहुल की तरफ इशारा कर दिया, जो वहीं पर खड़ा था और रागिनी को बस देखे जा रहा था। रागिनी भी राहुल से कुछ ना कह सकी और बस उसे देखती ही रह गई।
लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी कनिका ने पढ़ ली। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कनिका, ये सब क्या है? इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अच्छा, तो राहुल जी का रिश्ता तय हो गया क्या? अच्छी बात है। कौन है लड़की? यही है, आजा तुझे फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर कनिका ने रागिनी की फोटो ही उसके हाथ में थमा दी, जिसे देखकर रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं कनिका, ये सही नहीं है। ना तो मैं राहुल जी के लायक हूँ और ना ही मेरी हैसियत। ऐसा तुझे लगता है, राहुल भैया और हमारे परिवार को नहीं। सच मान रागिनी, ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी, तो थोड़ा जी अदब से बात करना मुझसे, समझी? कनिका की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी। अब सब ठीक होने वाला था। दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाली थी। ये कहानी है मनकपुर नाम के एक गांव की, जहां निहारिका अपनी बड़ी बेटी कनिका और छोटी बेटी प्रीति के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा टमाटर का बगीचा था और निहारिका दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर का गुजारा किया करती थी और कनिका घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। जल्दी से सूट का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पर्दे सिलने बैठ जाऊंगी। चलो कनिका बेटी, अब मैं काम पर जा रही हूँ। और दीदी, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। अरे छोटी, है जरा, ये ले, तेरी दीदी के पास तुझे देने के लिए ज्यादा तो नहीं है, मगर थोड़े पैसे हैं, रास्ते में काम आएंगे। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। उसी समय पल्लवी अपने हाथ में एक फ्रॉक लेकर आती है और कहती है, अरे ये देखो, मेरी नई ड्रेस सुंदर है ना? मेरे पिताजी शहर से लेकर आई है मेरे लिए। बहुत महंगा है ये, और तुम्हें पता है मैं इस बार कॉलेज के ड्रेस कंपटीशन में यही ड्रेस पहनूंगी। अरे वाह पल्लवी, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी माँ से ऐसी ही ड्रेस लाने को कहूँगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ ऐसी ड्रेस लेकर आएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी माँ बहुत गरीब है और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती है और तेरी बहन कपड़े सिलती है। तुम लोगों के पास तो सिर्फ पेट भर खाने के ही पैसे होते हैं, इसलिए तुम मेरी तरह महंगे ड्रेस कभी नहीं पहन सकती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मेरी ड्रेस तुमसे अच्छी होगी। इतना कहकर प्रीति वहाँ से उदास होकर घर वापस आ जाती है। अरे प्रीति, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? दीदी, मेरी दोस्त पल्लवी है ना, वो मुझे बहुत चिढ़ाती रहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और अच्छे कपड़े कभी नहीं पहन सकती। उसके पिताजी शहर से उसके लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आए हैं। दीदी, मुझे भी ऐसी ही एक सुंदर सी ड्रेस पहननी है। प्रीति, तुझे तो पता है हमारे घर के हालात, लेकिन तू चिंता मत कर, हमारे घर के हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अरे आज फिर से दोपहर हो गई, पौधों में पानी डालने जाना है। मैं काम करती हूँ, रोटी बांध देती हूँ और वहीं पर जाकर खा लूंगी। फिर जैसे ही कनिका खेत पर पहुँचती है, तो वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई होती है, जो कि उससे खाना मांगने लगती है। सुनो बेटी, इस गरीब बुढ़िया पर तरस खाओ, अपने में से एक रोटी खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है बेटा, शरीर में जान ही नहीं बची। कोई बात नहीं, ये लो अम्मा, आप मेरा खाना खा लो। फिर वो बुढ़िया कनिका का खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद बुढ़िया उससे कहती है, धन्यवाद बेटी। बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं अम्मा, मैं रोज इन टमाटर के पौधों में पानी देती हूँ, मगर ये टमाटर है कि बढ़ ही नहीं रहे हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ये खेत तुम्हें बहुत फल देंगे। फिर वो बुढ़िया उन टमाटर के पौधों को छूकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन यहाँ गरीब कनिका अपनी झोपड़ी में बैठकर कपड़े सिल रही थी और वहीं प्रीति के साथ स्कूल में बच्चों, इस बार फिर से ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन इस बार तुम सभी बच्चों को इस ड्रेस कंपटीशन में डिफरेंट और एंटीक पीस टाइप ड्रेस पहननी है। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चली जाती है। तभी पल्लवी और स्वीटी प्रीति को ताने मारने लगती है। यार स्वीटी, हम तो आसानी से डिफरेंट और एंटीक टाइप ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन मुझे प्रीति के लिए दुख हो रहा है। इस बेचारी के पास तो ढंग से पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। ये कहाँ से बनाएगी ऐसी ड्रेस? स्वीटी, तो इसे हल्के में मत ले, इसकी बहन दर्जी है, कपड़े चुरा चुरा कर तो बहुत कपड़े रख लिए होंगे उसने, उसी में से बना देगी ड्रेस। फिर प्रीति ये सारी बातें घर आकर रोते हुए अपनी बहन को बताती है। तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू अपनी बहन पर भरोसा रख, चल मेरे साथ। फिर दोनों बहनें खेत में आती है और देखती है कि हर जगह बड़े बड़े रसीले टमाटर लटक रहे होते हैं, जिसे तोड़कर वो दोनों घर ले आती है। दीदी, क्या हम इन्हें बेचेंगे? नहीं प्रीति, तू बस देखती जा। मगर तुम इन टमाटरों का क्या करने वाली हो बेटी? माँ, आप बस अपनी गरीब दर्जी बेटी पर पूरा भरोसा रखिए। ये कहकर कनिका सिलाई से बचे हुए कपड़ों को जोड़कर एक सुंदर सा लहंगा बनाती है। प्रीति, अब तुम मुझे इनमें से एक एक टमाटर को तोड़कर अलग अलग करके देती रहना। दीदी, बता दो तुम बना क्या रही हो? इसके बाद कनिका उन टमाटरों को सिले हुए लहंगे में लगाने लगती है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो एक सुंदर सा टमाटर का लहंगा तैयार करती है। उस गरीब दर्जी का बनाया हुआ टमाटर का लहंगा सच में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, ये टमाटर का लहंगा कितना सुंदर है। अब देखना, आपकी बहन ही जीतेगी ये ड्रेस कंपटीशन। अगले दिन सभी लड़कियां स्कूल में ड्रेस पहनकर आती हैं। वहीं प्रीति भी अपना टमाटर का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुंच जाती है। जो भी एक बार उस लहंगे को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि प्रीति का लहंगा सभी को बहुत पसंद आता है। वाह प्रीति, इट्स ब्रिलियंट, तुम्हारा टमाटर का लहंगा सबसे सुंदर लग रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर ऊपर वाला किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथ में हुनर देकर भेजता है। जैसे तुम्हारे हाथों में ये हुनर है, जिससे तुमने टमाटर से इतना बढ़िया लहंगा बनाया है, इसलिए तुम इस ड्रेस कंपटीशन की विनर हो। उस पर गरीब प्रीति बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया मेरी दर्जी दीदी, आज आपके बनाए टमाटर के लहंगे से आपकी छोटी जीत गई। घर आकर प्रीति खुशी से अपनी जीत के बारे में सबको बताती है और उस टमाटर के लहंगे को दीवार पर टांग देती है। तभी आधी रात में दीवार पर टंगा टमाटर का लहंगा एक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता है, जिससे कनिका जाग जाती है। अरे, मैंने तो लालटेन बुझा दी थी, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? तभी वो देखती है कि सारे टमाटर सोने के रंग के हो गए हैं। फिर वो अपनी माँ और बहन को उठाती है। अरे, क्या हुआ कनिका बेटी? ये देखो माँ, लहंगे में लगे सारे टमाटर सोने के हो गए हैं।
अरे हाँ कनिका बेटी, ये टमाटर तो खरा सोना लग रही है। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, कनिका भले ही तुम गरीब हो, मगर एक गरीब को तिनके की भी कदर होती है। हम जादुई टमाटर हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम एक एक टमाटर को तोड़कर अपनी जिंदगी संवार सकती हो। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन कनिका सोने के टमाटर बेचकर राशन पानी खरीद कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन प्रीति कनिका से कहती है, दीदी अब तो हमारे पास जादुई सोने के टमाटर हैं, तो क्यों ना हम उससे अपने रहने के लिए पक्का घर बनवा लें। वैसे भी ये झोपड़ी बहुत कच्ची है और कमजोर भी हो गई है। दिन रात मिट्टी झड़ती रहती है। इसके बाद कनिका फिर से जादुई सोने के टमाटर से मदद मांगती है। हे जादुई सोने के टमाटर, हमें हमारे लिए एक पक्का मजबूत घर चाहिए, हमारी मदद करो। तभी जादुई टमाटर का लहंगा फिर से चमकने लगता है और कनिका एक सुनहरा टमाटर तोड़कर अपने लिए पक्का घर बनवाती है। कुछ महीनों में उनका घर बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर वो तीनों उस घर में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में 3 चचेरी बहनें रहा करती थी। रिया और प्रिया दोनों सगी बहनें थीं और दिखने में वो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काजल उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रिया और प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काजल ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत ही पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू दिखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेंगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तू काली है। काली है तो बस है, बिल्कुल काजल की तरह। काजल वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काजल स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे रिया और प्रिया से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काजल को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली काजल, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया ना कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काजल उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्रि के दिन थे और एक जगह से कन्या पूजन के लिए रिया और प्रिया के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काजल भी ये सब देख रही थी। रिया और प्रिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और ना ही अच्छी सूरत। दोनों बहनें काजल का मजाक बनाकर वहाँ से चली गयी। काजल पढ़ने बैठ गई और उसने मन लगाकर खूब पढ़ाई की और नतीजे की परवाह किए बगैर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिर में स्कूल के रिजल्ट का दिन आ गया। आज अपने क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती है। काजल भी वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। और काली काजल, तुझे नहीं आना है क्या फर्स्ट? काजल कुछ बोलती कि उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ती है, क्या ये और फर्स्ट आएगी? लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काजल का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट बताने लगी। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन रिया और प्रिया का उसमें नाम नहीं था। काजल अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। आज इस काजल की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है।
इसको तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग काजल को बधाइयाँ देने लगे। ये देखकर रिया और प्रिया को बहुत जलन हुई और उन्होंने काजल को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काजल अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी कि तभी रिया और प्रिया भी वहाँ पर आ गयी। काजल, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काजल, हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए हैं। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा खाना खाएंगे और हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम तो हर रविवार को वहाँ पर जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी तुझे नहीं भेजेंगी, इसीलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काजल दोनों के साथ चली गई। रिया और प्रिया काजल को एक जंगल में ले गयी। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काजल, तो कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद? अरे तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काजल वहाँ कुएं पर खड़ी हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिया और प्रिया ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर काजल को कुएं में धक्का दे दिया। काजल के चीखने की आवाज पूरे कुएं में गूंज गई और दोनों बहनें खुश होकर जल्दी से घर वापस चली गयीं। काजल कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पर 3 चांद थे। काजल बहुत घबरा गई। मैं ये कहाँ हूँ? बचाओ मुझे। घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही चांद पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। मुझे सब गाली कहकर चिढ़ाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इंसानों की अलग ही सोच है। मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको वापस भेज देते हैं। काजल ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो अपने घर पर पहुंच गई। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और उसकी माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें रिया और प्रिया ने भी भाग लिया था। लेकिन काजल को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण रिया और प्रिया काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काजल को अब चांदनी का नाम दिया। चांदनी अब मिस ब्यूटी बन गई थी। हमें माफ कर दो चांदनी। हाँ, हमें माफ कर दो ना चांदनी। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में ढकेला। ना जाने इस बार क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए किसी के विश्वास को ना टूटने दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।